हाँ तो भैया आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है। 2D मोशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेम टाइम में दो डायमेंशन में मोशन, कितने डायमेंशन में, दो डायमेंशन में एक साथ अगर मोशन करे तो वैसे मोशन को हम लोग क्या करते हैं, 2D मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन भी जो होता है वो भी क्या होता है, 2 डायमेंशनल मोशन ही होता है। जैसे कि हम लोग किसी फुटबॉल को, कभी किसी प्लेयर को देखे वो फुटबॉल को किक करते हो और फुटबॉल को किक करता है तो क्या होता है, वो जैसे यहाँ पर फुटबॉल को किक करता है ऐसे उड़ के तब गोल पोस्ट में जाता है कि नहीं जाता है, वो क्या हो गया तुम्हारा 2 डायमेंशनल मोशन। जैसे यहीं पे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो ये क्या है, मेरा हाथ जो है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है ऐसा, ठीक। अब यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ से उठा के ऐसे लेंगे, जब ये ऐसे जा रहे हैं तो देखो ये x में भी कुछ डिस्टेंस आगे गया और y में भी कुछ डिस्टेंस क्या गया, ऊपर गया। तो ये एक ऐसा मोशन कर रहा है जिसमें ये 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, x में भी आगे जा रहा है और y में भी आगे जा रहा है। ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन। और प्रोजेक्टाइल भी जो होता है वो क्या होता है, 2 डायमेंशनल मोशन होता है। इसको हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी। हम लोग इससे पहले जो टॉपिक पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, हम लोग क्या पढ़े थे, मोशन अंडर ग्रेविटी अंडर 1 डायमेंशन, इन 1 डायमेंशन। हम लोग सिर्फ क्या करते थे, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते थे तो वो ऊपर जाके क्या आता था, नीचे आता था, सिर्फ y डायमेंशन में मोशन कर रहा था। अभी हमको क्या कराना है, एक ही साथ में x में भी मोशन कराना है और y में भी मोशन कराना है। तो इसी टॉपिक का नाम क्या दिया गया है, प्रोजेक्टाइल मोशन दिया गया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी समझते हैं ना, इन 2 डायमेंशन, 2D, ठीक है। ग्रेविटी क्या हो गया कि अर्थ का जो पुल होता है, उसी पुल के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो अर्थ के पुल का नाम क्या दिया गया है, ग्रेविटी नाम दिया, ठीक है। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी है और लेकिन कितने डायमेंशन में है तुम्हारा, 2 डायमेंशन। अब इसमें होगा क्या क्या चीज़, मान लेते हैं हम एक एक्सिस कंसीडर करते हैं, यहाँ पे ऐसे ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस और ये हो गया आपके पास क्या, वाई एक्सिस। और ये पॉइंट क्या कहलाता है, ऑरिजिन कहलाता है, वो कहलाता है, ठीक। और इस ऑरिजिन से हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किए, मतलब क्या, थ्रो किए। प्रोजेक्शन मतलब क्या, थ्रो। अब बहुत बार क्वेश्चन में क्या आता है, प्रोजेक्टेड, बहुत बार क्वेश्चन में आता है थ्रो, दोनों सेम चीज़, दोनों कुछ डिफरेंट चीज़ नहीं है। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ से क्या किए, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किए और ऐसे प्रोजेक्ट किए कि वो दोनों डायमेंशन में जाए, एक्स में भी मोशन करे और वाई में भी मोशन करे। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसको इस तरफ ठीक। ये जो एक्स है, ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस आपका रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, अर्थ का सरफेस। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये कौन सा है, वर्टिकल डायमेंशन। ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में, ये क्या हो गया, वर्टिकल डायमेंशन। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग मान लो फेंके, थ्रो, जब वो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट मान लो कि कुछ दूर आगे गए, इस वेलोसिटी के कारण कुछ दूर यहाँ पे पहुँचे। अब यहाँ पे जैसे वो हवा में गए, एयर में जाने के बाद मतलब क्या, हम अपने हाथ से उसको क्या करवाए हैं, प्रोजेक्ट किए हैं। जैसे मेरे हाथ से रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद हम लोग थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इसको मोशन का एनालिसिस। रिलीज होने के बाद क्या इसमें कोई फोर्स लग रहा है क्या, जितना फोर्स देना था उतना तो हम एक्स डायमेंशन में दे, उतना तो हम दे ही दिए अपने हाथ से। अब जब वो एयर में आ गया तो क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, एयर का फ्रिक्शनल फोर्स अभी हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, एयर का फ्रिक्शनल फोर्स क्या करते हैं हम लोग, नेगलेक्ट। और कोई फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और कोई फोर्स नहीं, 2 फोर्स ही लगता है, एक एयर का फ्रिक्शनल फोर्स। एयर के फ्रिक्शनल फोर्स को अभी हम अपने क्वेश्चन में तब तक नेगलेक्ट करेंगे जब तक क्वेश्चन में हमको पर्टिकुलरली दे ना दे, तब तक हम एयर का फ्रिक्शनल फोर्स को क्या करेंगे, नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है।
और दूसरा फोर्स कौन सा हो गया तुम्हारा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे वर्क करेगा। अब जैसे ही एयर में आया तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे किधर लगेगा, आप इसको किधर खींचना चाहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो अर्थ क्या कर रहा है, इस पे एक फोर्स लगा रहा है, किधर फोर्स लगा रहा है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अब इस फोर्स के कारण इसमें एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा। बोले हाँ यार, हाँ फोर्स लगता है तो उस फोर्स के कारण क्या जनरेट होता है, एक्सेलरेशन जनरेट होता है। अब वो एक्सेलरेशन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में जनरेट होगा तो उसमें क्या होगा, उसका वेलोसिटी या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। एक्सेलरेशन होता है क्या, चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, या नहीं तो उसका डायरेक्शन कम से कम क्या होगा, चेंज। ठीक है, अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ये किस डायमेंशन में लग रहा है भैया, किस डायमेंशन लग रहा है, वाई डायमेंशन। मतलब इस ऑब्जेक्ट के पास एक एक्सेलरेशन होगा जो कि किस डायमेंशन में होगा, वाई डायमेंशन में होगा। ठीक है, क्या एक्स डायमेंशन में कोई फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, रिलीज करने के बाद हमको जितना फोर्स लगाना था हम तो लगा ही दिए, उसी फोर्स के कारण इसमें ना इनिशियल वेलोसिटी यू जनरेट हुआ। तो व्हेन इट कम्स इन एयर, what is the force acting in x dimension? Is there any force acting in x dimension on this object? No. So there will be no acceleration in x dimension. This is very important point, note it down. When object is moving, when object is executing projectile motion, it will not have any type of acceleration in x dimension. It will have acceleration only in y dimension. That is also acceleration due to gravity. When object is executing projectile motion, no acceleration along x dimension. Acceleration along x dimension उसका क्या होगा भैया, जीरो होगा। एक्सेलरेशन along y डायमेंशन कितना हो गया भैया मेरे पास, माइनस जी क्यों हो रहा है, माइनस जी क्यों। अगर ऊपर वाले डायमेंशन को अगर आप पॉजिटिव लीजिएगा तो नीचे वाले डायमेंशन को क्या लेना पड़ेगा, हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इसलिए देखो ये फोर्स किधर जनरेट हो रहा है, ग्रेविटी इसको किधर खींच रहा है, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, इसका एक्सेलरेशन डी टी ग्रेविटी हम लोग क्या लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। एक्सेलरेशन एक्स डायमेंशन में नहीं हो, एक्चुअल में हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है ग्राउंड टू ग्राउंड, हम लोग ग्राउंड पे हैं, ग्राउंड से ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वापस ऑब्जेक्ट कहाँ आना है, ग्राउंड पे ही आना है। दूसरा होता है हाइट टू ग्राउंड, मतलब क्या, किसी टावर पे चढ़ गए या किसी क्लिफ पे चढ़ गए, चढ़ने के बाद हम क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या किए, प्रोजेक्ट किए, वो हो गया हाइट। हाइट से हमने ड्रॉ किए और वो ऑब्जेक्ट वापस कहाँ आएगा, ग्राउंड पे आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट टू ग्राउंड बोलते हैं। और तीसरा होता है प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, जैसे हम लोग किसी ब्रिज पे, कोई ब्रिज होता है ना, ओवर ब्रिज पे चढ़ गए और नीचे से ऊपर बॉल को फेंक रहे हैं, या ऊपर चढ़ गए ऊपर से नीचे बॉल को फेंक रहे हैं। तो टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम लोग जो ये पार्ट कर रहे हैं, ये पार्ट है तुम्हारा क्या, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में एक्स डायमेंशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि there is no force acting along x dimension, that's why it will not have any acceleration along x direction। ठीक है, अब x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसका क्या मतलब हो गया, x डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगा। ये पॉइंट क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहाँ पे फिर से लिख लीजिए भैया, क्या कि इट विल नॉट हैव एनी चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग x डायमेंशन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ux, जो इनिशियल वेलोसिटी मिला उसको x डायमेंशन में, वो क्या रह जाएगा बेटा, कांस्टेंट रह जाएगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं x डायमेंशन में, एक्सेलरेशन x डायमेंशन में नहीं है, उसका x डायमेंशन वाला वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगा। जब भी चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, y डायमेंशन वाला चेंज होगा। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से कि अगर मान लीजिए ये जो हम u वेलोसिटी इनिशियली दिए हैं और इस u वेलोसिटी का हम दो कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, एक हो जाएगा अलोंग वाले कोई, यहाँ से ये एंगल दे दिया है थीटा,
आपको दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल u वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल और फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसका इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है, इस u का दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं ना। एक हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो यही u x के बारे में दिया हुआ है कि ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द मोशन। u x का वैल्यू चेंज नहीं होगा। u x का वैल्यू कितना होगा बेटा इस केस में, u cos थीटा। हम लोग तो जानते हैं ना कंपोनेंट ब्रेक करना, वेक्टर का हम लोग कंपोनेंट ब्रेक कर, जिस एक्सिस के साथ एंगल उसके साथ cos थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे और उस एक्सिस के परपेंडिकुलर में क्या लगा देंगे बेटा हम लोग, sin थीटा। तो u y का वैल्यू कितना हो जाएगा, u sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखो ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है तुमको, ये किस डायमेंशन में दिया हुआ है, एक्स डायमेंशन में। एक्स डायमेंशन वाला वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगा। देखो ये यहाँ पे आने के बाद भी इसके पास जो एक्स डायमेंशन में वेलोसिटी होगा वो क्या होगा बेटा, u cos थीटा ही होगा कि नहीं होगा। ये चेंज होगा एक्स डायमेंशन वाला वेलोसिटी, चेंज कौन सा वेलोसिटी होगा, सिर्फ वाई डायमेंशन वाला वेलोसिटी होगा। जब ये यहाँ पे पहुँच गया, थोड़ा सा हवा में गया, तो यहाँ पे u y किधर है, ऊपर है, एक्सेलरेशन किधर जनरेट हो रहा है, नीचे। तो धीरे धीरे करके इसका वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हाँ y डायमेंशन वाला से वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, यहाँ पे इसका कुछ वैल्यू आ जाएगा, मान लेते हैं हम लोग इसको v1 बोल देते हैं, और ये v1 का जो वैल्यू होगा ये u sin थीटा से क्या होगा, कम होगा। मान लो थोड़ा सा ये और ऊपर चला गया, यहाँ से थोड़ा सा ये और ऊपर, इसका पूरा पहले हम ये डायग्राम नहीं, इसका मोशन का डायग्राम है, ग्राफ नहीं है, ग्राफ नहीं बेटा, ये इसका मोशन का क्या है, ये डायग्राम है। जैसे अभी हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें ऑब्जेक्ट ऐसे जाता था ऐसे आता था, लेकिन उसका ग्राफ जो बनता था एस टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ बनता था। ये तो अभी हम मोशन का सिर्फ क्या कर रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं। वहाँ पे अभी तक हम लोग जो पढ़े मोशन इन वन डायमेंशन, ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स में जाता था और एक्स में आता था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी पढ़े मोशन इन वाई डायमेंशन, ऑब्जेक्ट सिर्फ वाई में जाता था, वाई में आता था, वन डायमेंशन ही है ये। अब हमको एक्स और वाई दोनों को साथ लेके जाना है, दोनों को क्या करना है, साथ लेके जाना। ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट पे आने के बाद एक्स डायमेंशन का क्या वेलोसिटी उसका चेंज होगा, नहीं होगा। एक्स डायमेंशन में अभी भी इसके पास एक वेलोसिटी रहेगा, कितना, u cos थीटा ही रहेगा, और यहाँ पे आने के बाद इसका वेलोसिटी थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा, मान लो v2 और कम हो जाएगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा इसका वेलोसिटी वाई डायमेंशन वाला कम होते जाएगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोलो, स्पीड बोलो, स्पीड क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। अच्छा, जब ये इस पॉइंट पे रहेगा, ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे वाई डायमेंशन में क्या उसके पास कोई वेलोसिटी होगा, कोई वेलोसिटी नहीं होगा हाईएस्ट पॉइंट पे। हम लोग वन डायमेंशन में भी देखे थे, जब इस ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो गया, हाईएस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी 0 हुआ, तभी ना ये फिर नीचे आना शुरू हुआ। तो क्या इसके पास वाई डायमेंशन में आपको वेलोसिटी होगा, कोई वेलोसिटी नहीं होगा। वाई डायमेंशन वाला वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसके पास वाई डायमेंशन में कोई वेलोसिटी होता, ये थोड़ा और ऊपर जाता, उस वेलोसिटी के कारण थोड़ा सा ये और ऊपर जाता, इसके पास वाई डायमेंशन में, अब इसका वाई डायमेंशन का जो वेलोसिटी हो गया वो कितना हो गया, 0। अब क्या इसके पास एक्स डायमेंशन में वेलोसिटी होगा, हाँ होगा। चलिए, और कितना होगा, उतना ही होगा जितना इनिशियल था, u cos थीटा ही होगा। एक्स डायमेंशन वाला वेलोसिटी कभी चेंज ही नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि एक्स डायमेंशन का एक्सेलरेशन क्या है, 0। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा सुनिए, एक स्टूडेंट थी, उसको अभी हम अभी परसों तरसों एक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा रहे थे। उसका एक बहुत ही खतरनाक डाउट, पता है क्या है, उसका डाउट था कि सर देखिए हम इस ऑब्जेक्ट को
प्रोजेक्ट किए, वाई डायमेंशन वाला वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ के बाद तो ये डायरेक्ट सीधे ये जाना चाहिए था, ये आगे कैसे चला? एक्स डायमेंशन की वेलोसिटी के कारण। गुड, वेरी गुड। आपको हम ये फिगर देखिए पॉइंट बाय पॉइंट करके समझा रहे हैं, आपको तुरंत समझ में आ गया। Even though it is having no velocity in y dimension, but it is having a velocity in x dimension, and this velocity will force this object to move somewhat forward. यहाँ से ये डायरेक्ट नीचे गिरने वाला नहीं है, ठीक है? जब y डायमेंशन का वेलोसिटी 0 हो गया, तो x डायमेंशन की मदद से वो नीचे आ रहा है। और थोड़ा सा आगे जाए। लेकिन क्या वो y डायमेंशन में ट्रेवल करेगा तब? सुनिए ना, वो जैसे ही थोड़ा सा आगे गया, अब वाई डायमेंशन वाला क्या बोलेगा भैया, आपको तो वो नीचे भी आना पड़ेगा ना, अर्थ तो उसको नीचे खींचेगा ना। मतलब अभी तक देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में इसके पास जो वाई डायमेंशन वाला वेलोसिटी था वो पॉजिटिव था, यहाँ 0 हो गया। और यहाँ पे आने के बाद देखिएगा, जैसे ही थोड़ा सा नीचे आया, देखिएगा कि इसके पास एक्स डायमेंशन वाला तो यू कॉस थीटा ही है, लेकिन अभी वाई डायमेंशन में वेलोसिटी किधर आ गया? नेगेटिव। अब इस वेलोसिटी के कारण ये क्या होगा भैया? अच्छा देखो ना, यहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट हो रहा है। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसका वाई डायमेंशन का वेलोसिटी कम हुआ, बोले है ना। अब क्या होगा, इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, मतलब स्पीड इंक्रीज करेगा इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। अभी देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे इसका वैल्यू फिर से कितना हो गया v2, फिर से इसी स्पीड इसी पोजीशन पे आएगा। इसके पास x डायमेंशन में कितना हो गया u cos थीटा, यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना लेते हैं v1। और जैसे ये ग्राउंड पे टच करेगा, जैसे ये कहाँ टच करेगा, ग्राउंड पे टच करेगा, इसके पास जो वेलोसिटी होगा यहाँ पे x डायमेंशन में u cos थीटा ही होगा, और y डायमेंशन में u sin थीटा वापस आ जाएगा। क्योंकि हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी इन वन डायमेंशन में देख चुके थे। क्या देखे थे कि जिस ऑब्जेक्ट को जितना वेलोसिटी से फेंकते हैं, उसी लेवल पे जब ये वापस आता है उतना ही वेलोसिटी होता है, बोल रहा है ना। अगर u से फेंकते थे तो वापस जब उसी पोजीशन पे आता था तो उसका वेलोसिटी क्या होता था, u होता था। देखिए, जिस लेवल से फेंके हैं उसी लेवल पे अगर वापस आ गया, इसके पास y डायमेंशन में u sin थीटा का वेलोसिटी है, यहाँ पे भी y डायमेंशन में u sin थीटा का वेलोसिटी होगा, सिर्फ उसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा, चेंज होगा। ये this velocity is forcing this object to move upward, but this velocity is forcing this object to move downward. This is the only change, but magnitude of velocity along y dimension will be same on the same horizontal line, same horizontal line. अभी देखिए ना, यहाँ से देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखिए तो ये क्या दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इसलिए तो हम यहाँ पे v2 दिए हैं, तो यहाँ पे भी क्या दिए v2। यहाँ पे देखिए क्या ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में है, यहाँ पे v1 दिए, तो यहाँ पे भी क्या दिए v1 दिए। हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी इन वन डायमेंशन का एनालिसिस यहाँ पे यूज, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? हमको तो पहले ये समझ में नहीं आया, जब एक पॉइंट पे जा करके y डायमेंशन में उसका वेलोसिटी 0 हो गया, तब जब वो नीचे आ रहा था, तब तो उसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स रिएक्ट होना चाहिए था ना, -g आगे क्यों, तो -g थोड़ी ना v2 के बराबर, तो वहाँ पे -g क्यों v2 में, g तो एक्सेलरेशन हो गया, वहाँ पे डायग्राम के नीचे तो आपको g लिखना चाहिए था ना, g मतलब वो तो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा, हम तो वेलोसिटी, यहाँ पे तो वेलोसिटी सब जगह वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस g के कारण, यहाँ पे जो g लग रहा है, इस g के कारण अब इसमें इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा बेटा? तो ये जब ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा, यहाँ पे v2 है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, v2 ही हो जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, सुनो यहाँ पे ध्यान से। एक ऑब्जेक्ट को मान लो यहाँ से हम प्रोजेक्ट किए, वन डायमेंशन वाला देखो, यहाँ से मान लो प्रोजेक्ट किए हम 10 मीटर पर सेकेंड से, कितना से 10 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ पे जाने के बाद इसका वेलोसिटी हो गया मान लो 7, यहाँ पे बाद जाने के बाद इसका वेलोसिटी हो गया 4, यहाँ पे जाके इसका वेलोसिटी हो गया 1, और यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या हो गया 0। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पे क्या हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया। जब ये वापस आएगा ना बेटा, वापस आएगा तो जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा, इसका वेलोसिटी 1 ही होगा, सिर्फ यहाँ पे ये जो वेलोसिटी था 1 वाला वो ऊपर वाले डायरेक्शन में था, और ये यहाँ पे ये जो वेलोसिटी होगा ये 4 ही होगा, यहाँ 7 ही होगा, यहाँ पे 10 ही होगा।
नेगलेक्टिंग एयर रेसिस्टेंस, ये भी चीज ध्यान में रखना है, नेगलेक्टिंग एयर रेसिस्टेंस। तो सेम ओरिएंटल लाइन पे उसका वेलोसिटी क्या होगा भैया, सेम होगा। यहाँ पे भी सेम ओरिएंटल लाइन है, यहाँ पे y डायमेंशन में v2 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, v2। एक्सेलरेशन भले ही g हो, लेकिन उस g के कारण उसका वेलोसिटी कितना आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा। एक्सेलरेशन का बात अगर देखेंगे, देखो वेलोसिटी को हम लोग ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर दिए ना, एक्सेलरेशन को हम लोग ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो कौन सा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी जी के कारण तो इसका वाई डायमेंशन वाला वेलोसिटी कम होते गया और जीरो हो गया। अब जैसे ही इधर आएगा, इस जी के कारण इसका वेलोसिटी थोड़ा सा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भैया, सोचिए थोड़ा सा। यही बराबर के तो यहाँ पे हो गया ग्रीन कलर से एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसका लेना यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब हम इस साइड वाला जितना भी चीज़ है उन सबको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें मेनली जो होता है वो 2-3 पॉइंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। कि ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब हम ग्राउंड से फेंके और सेम ओरिजेंटल लेवल पे जब ये आ गया, ग्राउंड पे ही आ गया, तो वो कितना टाइम के लिए वो एयर में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना देर लगा उसको अपना पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जीक्यूट करने में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा चीज़ क्या होता है इसमें, मैक्सिमम हाइट। ये कितना मैक्सिमम हाइट तक गया, वाई डायमेंशन में मैक्सिमम उसका कोऑर्डिनेट। यहाँ पे देखिए तो वाई डायमेंशन का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं, और उतना ही होगा जितना इसका मैक्सिमम हाइट होगा। और तीसरा होता है उसका एक्स डायमेंशन का रेंज। एक्स डायमेंशन में कितना क्या किया है, ये तीनों पॉइंट होता है मेन। एक्स डायमेंशन में रेंज, वाई डायमेंशन में मैक्सिमम हाइट और टोटल टाइम ऑफ, ठीक है। तो हम तीनों का फॉर्मूला आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। आपको क्या करना है, आपको उसका प्रोसेस समझना है और प्रोसेस ध्यान में रखना है। प्रोसेस इसलिए ध्यान में रखना है, प्रोसेस इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि ये प्रोसेस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके हम जितना भी 2 डायमेंशनल मोशन का गेम करेंगे, सबका सब इसी प्रोसेस से करेंगे, A to Z इसी प्रोसेस से। सुनिए, अब 2 डायमेंशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम आपको पहले भी डील किए थे और अभी भी डील कर देते हैं क्योंकि वीडियो बनना है इसलिए जाना चाहिए। सुनो क्या है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक इस ऑब्जेक्ट को देखो, x में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये y में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में इस ऑब्जेक्ट को मान लो t टाइम लग रहा है। तो x डायमेंशन में ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लग गया, t। मतलब टाइम का भी तुम कंपोनेंट ब्रेक कर दो, t cos थीटा। टाइम स्केलर क्वांटिटी है ना बेटा, वेक्टर का ही ना सिर्फ हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। हाँ, अभी देखो अगर मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके गए, यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके जाने में 2 सेकंड। एक्स में ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा उसको, 2 सेकंड। वाई में 2 सेकंड। मतलब टाइम जो हो गया वो डायमेंशन में क्या है, सेम है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस ऑफ फ्रेम। वो दोनों डायमेंशन में क्या आएगा, सेम है, ठीक है। यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे पूरा 2 डायमेंशन का जो है सो हम लोग क्या करेंगे, गेम करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, ठीक है। चलो मिटाएं इसको, क्या दिक्कत, क्या होगा दिक्कत। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनते जाइए। हम लोग इसको नाम, इस पॉइंट को नाम क्या देते हैं भैया, ये ओरिजिन हो गया, क्या हो गया, वो हो गया। इस पॉइंट को कुछ नाम दे, मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं भैया, ए। और इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे दिए, इस पॉइंट का क्या नाम देते हैं हम लोग, बी, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से मैक्सिमम हाइट पे जाने में जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम में ये वापस आएगा। मोशन अंडर ग्रेविटी में भी हम लोग देखे थे, अगर जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया उसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में इतना टाइम लग रहा है, उतना ही टाइम में वो उस सेम लेवल पे आता था। बस वही काम यहाँ पे हम कर सकते हैं, O to A का टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं और A to B को उतना ही टाइम में आएगा, A to B। तो टोटल टाइम को क्या करेंगे, O to A का टाइम कैलकुलेट करके इंटू 2 कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। या नहीं, दूसरा तरीका क्या होगा,
कि हमको टोटल मोशन देखना पड़ेगा O2, हम दोनों तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम क्या करते हैं भैया, O2 अब O2A वाले मोशन में हमको क्या निकालना है कि इस ऑब्जेक्ट को O2A जाने में, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम, ठीक है। सुनिए, दोनों डायमेंशन के एनालिसिस करना सीखिए। हालांकि अभी एक्स डायमेंशन का कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए एक्स डायमेंशन में इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायमेंशन कितना बेटा, u cos थीटा। एक्सेलरेशन इन एक्स डायमेंशन कितना है, 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, y डायमेंशन का एनालिसिस कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायमेंशन कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायमेंशन कितना हो जाएगा, u sin थीटा हो जाएगा। एंड एक्सेलरेशन इन y डायमेंशन कितना हो जाएगा मेरे पास, -u, ठीक है। अब देखिए O2 में जाने में फाइनल वेलोसिटी इन y डायमेंशन कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। और वो निकाला क्या, टाइम निकालना है। हम लोग एक इक्वेशन पढ़े थे मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल्स टू u प्लस a होता है कि नहीं होता है, हाँ। बस यही पे हम लोग y डायमेंशन मतलब इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इन y डायमेंशन इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन y डायमेंशन प्लस एक्सेलरेशन इन y डायमेंशन इनटू टाइम लगा लेते हैं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया मेरे पास, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, u sin थीटा। अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आ जाएगा, -g इनटू क्या हो जाएगा, t। इसको सॉल्व करके अगर लिखेंगे क्या हो जाएगा, u sin थीटा -gt इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस gt बराबर क्या हो गया, u sin थीटा। और यहाँ से t बराबर क्या हो गया मेरे पास, u sin थीटा बाई c। मतलब O2A जाने में कितना टाइम लगेगा, u sin थीटा बाई A to B जाने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम लोग कैपिटल T बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल g कितना हो जाएगा, 2u sin थीटा बाई c। अच्छा सुनिए, एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता पता है तुमको, ये चीज़ आप देख लीजिए अभी, क्योंकि इसका हम लोग प्रोजेक्टाइल इन y डायमेंशन में क्या, सॉरी प्रोजेक्टाइल इन इंक्लाइंड प्लेन में हम लोग यूज़ करेंगे। क्या हम u sin थीटा को इनिशियल वेलोसिटी इन y डायमेंशन लिख सकते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इन y डायमेंशन डिवाइडेड बाई, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा आप सुन लीजिए यहाँ पे ध्यान से, बहुत बार प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत बार प्रॉब्लम सुन लीजिए, बहुत बार प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम ये फॉर्मूला बता दिए, अब जब लोग स्टूडेंट्स फॉर्मूला ये यूज़ करना शुरू करते हैं ना, यहाँ पे जी का वैल्यू माइनस में ले लेते हैं, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। हम तो ऑलरेडी फॉर्मूला प्रूफ करने में -g ले चुके हैं ना, उसके बाद ही कैलकुलेशन हुआ ना, फिर से -g लेना है क्या, लेने का जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या लेना है हमको, मैग्नीट्यूड लेना है, काम बन गया। ये हो गया तुम्हारा एक तरीका O2A से प्रूफ करने का। अब हम लोग इसका दूसरा तरीका देखते हैं, जिस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक जिस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट O2B वाला कैलकुलेशन करेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट आपका O2B मोशन हम लोग कंसीडर करते हैं, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है भैया, O2B जा रहा है। फिर से हम लोग वही काम करेंगे, एक्स डायमेंशन वाला अलग एनालिसिस और y डायमेंशन वाला अलग एनालिसिस, लेकिन x डायमेंशन वाला इसमें फिर से कोई काम नहीं है, x डायमेंशन कोई काम नहीं है। यहाँ पे x डायमेंशन में इनिशियल वेलोसिटी x डायमेंशन कितना हो जाएगा, u cos थीटा, एक्सेलरेशन along x डायमेंशन कितना हो जाएगा, 0। अब यही y डायमेंशन वाला देखो, तो y डायमेंशन में इनिशियल वेलोसिटी y डायमेंशन कितना हो जाएगा, u sin थीटा, और एक्सेलरेशन इन y डायमेंशन कितना हो जाएगा मेरे पास, -u। अच्छा थोड़ा सा सोचिए, जब ये O से निकला और B पे चला, y डायमेंशन जब ये यहाँ आया, y डायमेंशन में थोड़ा सा ऊपर आ गया, यहाँ आया y डायमेंशन में थोड़ा और ऊपर आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ के हिसाब से ये मैक्सिमम पॉइंट। जैसे ही यहाँ आया y डायमेंशन में अब क्या हो गया, यहाँ से जब यहाँ आया तो यहाँ तक चला, अब वापस यहाँ आया तो वापस नीचे आ गया,
वापस यहाँ आया तो वापस यहाँ आ गया, नीचे आ गया। और जब ये यहाँ पे आया तो y डायमेंशन में कितना हो गया इसका 0। मतलब जब O टू B जा रहा है तो y डायमेंशन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा 0 हो गया। मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट इन y डायमेंशन कितना हो गया बेटा 0। हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पुट कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया u sin थीटा इनटू t प्लस 1/2 एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस g इनटू t का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 0 इक्वल्स टू u sin थीटा इनटू t माइनस gt स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। माइनस gt स्क्वायर बाई 2 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस gt स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर लिखते हैं gt स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू में क्या बच जाएगा बेटा u sin थीटा इनटू t। डिवीजन में क्या आ जाएगा मेरे पास कुछ नहीं, डिवीजन में कुछ नहीं। अच्छा एक t और एक t स्क्वायर से एक t काट सकते हैं ना, 2 आ जाएगा इधर मल्टीप्लीकेशन। तो gt बराबर क्या हो गया मेरे पास 2u sin थीटा और t निकालना है, g आ जाएगा इधर डिवीजन में। t बराबर क्या हो जाएगा 2u sin थीटा बाई g। यही हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए इस बार भी यही आया था 2u sin थीटा बाई g, इस बार भी हो जाएगा 2u sin थीटा। आप जैसे चाहें वैसे मस्त होगी क्या कर सकते हैं इसको प्रूफ कर सकते। देखो प्रूफ करने का बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि सर मतलब कंप्यूटर में तो प्रूफ का कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानिए यहाँ से हमको ये चीज़ समझ में, पहला चीज़ तो ये चीज़ समझ में आ गया, इसमें ये पॉइंट रिवाइज हो गया कि जितना टाइम यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में उतना ही टाइम उसको वापस आने में लगेगा। और यहाँ से एक चीज़ क्या क्लियर हो गया कि सर जब ग्राउंड टू ग्राउंड पे पहुँच गया तो y डायमेंशन में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फटाफट इसको